जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैराथन एग्रीकल्चर क्लासेस पर। साथियों, कृषि प्राविधिक सहायक AGTA के लिए चल रही हमारी महत्वपूर्ण सीरीज लक्ष्य भेद सीरीज का आज भाग 11 आपके सामने प्रस्तुत है। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मित्रों, आपसे रिक्वेस्ट है, आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर करें ताकि अन्य छात्र भी हमारे साथ जुड़ सकें। मित्रों, आइए देखते हैं आज के भाग का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न दोस्तों आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, विश्व का धान जीन बैंक स्थित है? ऑप्शन ए चीन में, ऑप्शन बी फिलीपींस में, ऑप्शन सी जापान में, ऑप्शन डी भारत में। मित्रों, विश्व का धान जीन बैंक यह फिलीपींस में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों? फिलीपींस में स्थित है। फिलीपींस में कौन सा इंस्टीट्यूट है? IRRI इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ पर है मित्रों? लॉस बानोस, मनीला, फिलीपींस, मनीला। मित्रों, देखते हैं उन ऑप्शनों को। चीन में धान की सबसे ज़्यादा खेती होती है। विश्व में धान की सबसे ज़्यादा खेती कहाँ पर होती है? चीन में होती है। और आपसे मित्रों अगर प्रश्न पूछा जाए कि हाइब्रिड राइस की विश्व में सबसे ज़्यादा खेती कहाँ होती है, तो हाइब्रिड राइस की भी सबसे ज़्यादा खेती विश्व में चीन में ही होती है, हाइब्रिड राइस। देखते हैं भारत में मित्रों धान का सबसे ज़्यादा उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। अगर उत्पादन की बात करें तो सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत में पश्चिम बंगाल में होता है। लेकिन मित्रों आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता ये किसकी है? उत्पादकता सबसे ज़्यादा है पंजाब राज्य की। किसकी मित्रों? पंजाब की। गेहूं और चावल दोनों की ही उत्पादकता पंजाब राज्य की सर्वाधिक है। मित्रों, हमारा प्रश्न था विश्व का धान जीन बैंक स्थित है, उसका सही आंसर है ऑप्शन बी मनीला, फिलीपींस में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न नंबर 2, भारतीय खाद्य निगम FCI की स्थापना किस सन में की गई? ऑप्शन ए 1964 में, ऑप्शन बी 1965 में, ऑप्शन सी 1954 में, ऑप्शन डी 1955 में। मित्रों, भारतीय खाद्य निगम FCI की स्थापना यह 1965 में होती है। कब मित्रों? 1965 में होती है। कभी कभी आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि FCI की स्थापना किस एक्ट के द्वारा हुई? मित्रों, 1964 में एक्ट आया था, तो FCI एक्ट 1964 के आधार पर 1965 में FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना होती है। मित्रों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी 1965। मित्रों, अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न नंबर 3, CSH1 किस फसल की प्रथम संकर किस्म है? ऑप्शन ए ज्वार की, ऑप्शन बी बाजरा की, ऑप्शन सी मक्का की, ऑप्शन डी गन्ना की। मित्रों, CSH1 यह ज्वार की संकर किस्म है। किसकी दोस्तों? ज्वार की संकर किस्म है। किस सन में यह संकर किस्म बनाई गई थी? मित्रों, 1964 में। 1964 में ज्वार की प्रथम संकर किस्म CSH1 बनाई गई थी। कौन से वैज्ञानिक के द्वारा बनाई गई थी? प्रश्न पूछा जाता है। तो मित्रों, नीलम्मा राजू गंगा प्रसाद राव, NGP राव। इनका पूरा नाम क्या है? नीलम्मा राजू गंगा प्रसाद राव। देखते हैं अगला ऑप्शन, बाजरा। बाजरा मित्रों 1965 में इसका पहला हाइब्रिड बनाया जाता है। हाइब्रिड का नाम क्या है? HB1। HB1 कौन से वैज्ञानिक थे? DS अटवाल जी, DS अटवाल। मक्का मित्रों, मक्का 1961 में इसका पहला हाइब्रिड बनाया जाता है। उस हाइब्रिड का नाम गंगा 1, जो कि कैसी थी? सफ़ेद दानों की थी, गंगा 1। कौन से वैज्ञानिक द्वारा बनाया गया? DF जोन्स, DF जोन्स।
डीएफ जोन्स ने ही डबल क्रॉस टेक्निक अपनाई थी, किसमें, मक्का में 1920 में। उसी के द्वारा गंगा वन बनाई जाती है, डीएफ जोन्स ने बनाई थी। गन्ना की देखते हैं मित्रों, गन्ना की सन 1918 में CO 205 कोयम्बटूर 205 किस्म बनाई गई थी। गन्ना की पहली संकर किस्म बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन से वैज्ञानिक ने बनाई थी मित्रों, ये बनाई थी TS वेंकटरमन जी ने। TS वेंकटरमन बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेंकटरमन। TS वेंकटरमन को ही शुगर केन विजार्ड के नाम से भी जाना जाता है, और CO 205 को हम नोवल केन के नाम से जानते हैं, नोवल केन। बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों, सभी के सभी ऑप्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है, भिन्न भिन्न एग्जामों में आपसे पूछे जा चुके हैं। मित्रों, हमारा प्रश्न था CSH1 किस फसल की प्रथम संकर किस्म है? उसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ज्वार की। कब बनी थी? 1964 में NGP राव जी ने इसको बनाया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उम्मीद है आपको सारे प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। मित्रों, प्रश्न नंबर 4, निम्न में किस खरपतवार को टाइगर ग्रास के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए, स्ट्राइगा, ऑप्शन बी, सत्यानाशी, ऑप्शन सी, कासनी, ऑप्शन डी, कांस। मित्रों, टाइगर ग्रास या टाइगर घास के नाम से कांस को जाना जाता है। किसे दोस्तों? कांस को टाइगर ग्रास या टाइगर घास के नाम से जाना जाता है। मित्रों, देखते हैं अन ऑप्शनों को। स्ट्राइगा को किस नाम से जाना जाता है? स्ट्राइगा को जाना जाता है विचवीड के नाम से, विचवीड। और स्ट्राइगा है कैसा खरपतवार? यह है सेमी रूट पैरासाइट, सेमी रूट पैरासाइट, अर्धजड़ परजीवी। सत्यानाशी, सत्यानाशी को किस नाम से पुकारा जाता है? मैक्सिकन पॉपी। क्या दोस्तों? मैक्सिकन पॉपी, या इसे मैक्सिकन प्रिकली के नाम से भी जाना जाता है। पॉपी या हम कह सकते हैं प्रिकली। ये कैसा मित्रों? सरसों का आपत्तिजनक खरपतवार है सत्यानाशी। कासनी, कासनी को दोस्तों हम ब्लू डेजी के नाम से जानते हैं। क्या दोस्तों? ब्लू डेजी, बहुत ही महत्वपूर्ण है ब्लू डेजी। ये कैसा है? ये बरसीम का मुख्य खरपतवार है, मुख्य तथा आपत्तिजनक खरपतवार। किसका है दोस्तों? बरसीम का है। और कभी कभी आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि कासनी का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो कासनी का प्रयोग मित्रों हम करते हैं कॉफ़ी में। कॉफ़ी में स्वाद बढ़ाने के लिए कासनी का प्रयोग किया जाता है। मित्रों, हमारा प्रश्न था निम्न में किस खरपतवार को टाइगर घास के नाम से भी जाना जाता है? उसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कांस को। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने प्रश्न नंबर 5, धान की फसल की जलमांग है। ऑप्शन ए 450 से 650 मिलीमीटर, ऑप्शन बी 700 से 1300 मिलीमीटर, ऑप्शन सी 900 से 2500 मिलीमीटर, ऑप्शन डी 1500 से 2500 मिलीमीटर। मित्रों, धान की फसल की जलमांग कितनी है? उसका सही आंसर है ऑप्शन सी 900 से 2500 मिलीमीटर। देखते हैं अन ऑप्शनों को। 450 से 650 मिलीमीटर ये किसका है मित्रों? यह है गेहूं की जलमांग। किसकी दोस्तों? गेहूं की जलमांग। 700 से 1300 मिलीमीटर यह किसकी है मित्रों? यह है कपास की जलमांग है, कपास की जलमांग। 1500 से 2500 बहुत ही महत्वपूर्ण, यह किसकी है? गन्ना की जलमांग है। मित्रों, हमारा प्रश्न था कि धान की फसल की जलमांग है, उसका सही आंसर है ऑप्शन सी 900 से 2500 मिलीमीटर। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न नंबर 6, अनाबे शाही तथा परलेट किस फल की उन्नत किस्म है? ऑप्शन ए माल्टा की, ऑप्शन बी चकोतरा की, ऑप्शन सी लीची की, ऑप्शन डी अंगूर की। मित्रों, अनाबे शाही तथा परलेट दोनों की दोनों किस्म आपसे भिन्न भिन्न एग्जामों में पूछी जा चुकी हैं। किसकी हैं ये उन्नत किस्में? यह है अंगूर की उन्नत किस्में हैं। किसकी दोस्तों? अंगूर की उन्नत किस्में हैं।
जिसमें जो अनाबे शाही किस्म है ये मुनक्का के लिए सबसे उत्तम है। किसके लिए दोस्तों? मुनक्का के लिए सबसे ज़्यादा उत्तम आपकी अनाबे शाही है। और परलेट ये डिब्बाबंदी के लिए सबसे अच्छी है, डिब्बाबंदी। देखते हैं अन ऑप्शनों को। माल्टा की उन्नत किस्में कौन कौन सी हैं? माल्टा की मुडखेड़ बहुत बार पूछी जा चुकी है। इसी के साथ साथ आपका पाइन एप्पल, किसकी कौन सी दोस्तों? पाइन एप्पल। दोनों के दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चकोतरा की स्टार रूबी, क्या दोस्तों? स्टार रूबी। इसी के साथ साथ आपकी डंकन, स्टार रूबी और डंकन। लीची की मित्रों, लीची की आपकी इलायची किस्म बहुत बार पूछी जा चुकी है, इलायची। और कौन सी है? शाही, शाही लीची बोला जाता है, वही शाही। और कौन सी किस्म है इसकी? रोज सेंटेड, जो कि कई बार पूछी जा चुकी है, रोज सेंटेड। मित्रों, हमारा प्रश्न था अनाबे शाही तथा परलेट किस फल की उन्नत किस्में हैं? उसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अंगूर की। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने प्रश्न नंबर 7। केले की बेबी फूड बनाने के लिए उपयुक्त किस्म है? ऑप्शन ए कुन्नन, ऑप्शन बी मोगली, ऑप्शन सी नेंद्रन, ऑप्शन डी ड्वार्फ कैवेंडिश। मित्रों, केले की बेबी फूड बनाने के लिए सबसे उपयुक्त किस्म है आपकी कुन्नन। कुन्नन सबसे उपयुक्त किस्म है। देखते हैं अन ऑप्शनों को। मोगली मित्रों यह नेंद्रन के द्वारा उत्परिवर्तित किस्म है। नेंद्रन के द्वारा कैसी है? उत्परिवर्तित किस्म है, नेंद्रन से ही उत्परिवर्तित। देखते हैं अगला ऑप्शन नेंद्रन जो है यह सब्जी के लिए उपयुक्त है, सब्जी। इसी के साथ साथ प्रसंस्करण, दोनों के लिए ही उपयुक्त है। प्रसंस्करण प्रोसेसिंग के लिए उपयुक्त है। ड्वार्फ कैवेंडिश मित्रों, भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर ड्वार्फ कैवेंडिश की खेती की जाती है। आपसे कभी कभी क्षेत्रफल पूछ लेता है, कितना? 58% क्षेत्रफल पर भारत के खेती की जाती है। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर मित्रों सबसे ज़्यादा कौन सी खेती की जाती, किसकी खेती की जाती है? ड्वार्फ कैवेंडिश की, केले की। मित्रों, हमारा प्रश्न है केले की बेबी फूड बनाने के लिए उपयुक्त किस्म है? उसका सही आंसर है ऑप्शन ए कुन्नन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मित्रों, उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि जो हम कंटेंट आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं वह उपयुक्त है, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर करें ताकि अन्य छात्र भी हमारे साथ जुड़ सकें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने प्रश्न नंबर 8। सेब का बिटर पिट का एक विकार किस पोषक तत्व की कमी से होता है? किसके द्वारा मित्रों? किस पोषक तत्व की कमी से होता है? देखते हैं ऑप्शनों को। ऑप्शन ए बोरॉन, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी जिंक, ऑप्शन डी मैग्नीशियम। मित्रों, सेब का बिटर पिट का एक विकार यह कैल्शियम पोषक तत्व की कमी से होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखते हैं अन ऑप्शनों को। बोरॉन की कमी से आम का ब्लैक टिप रोग, आम का ब्लैक टिप बहुत ही महत्वपूर्ण है। ब्लैक टिप रोग यह भट्टे से निकलने वाले धुएं के कारण भी होता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि किस पोषक तत्व की कमी से होता है तो तत्व आप कौन सा बताएंगे? बोरॉन। मित्रों, जिंक पोषक तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? जिंक पोषक तत्व की कमी से मित्रों अमरूद का ब्रॉन्जिंग रोग, ब्रॉन्जिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार आपसे पूछा जा चुका है ब्रॉन्जिंग रोग। मैग्नीशियम पोषक तत्व की कमी से मित्रों मैग्नीशियम पोषक तत्व की कमी से तंबाकू का सैंड ड्राउन रोग। किसका मित्रों? तंबाकू का सैंड ड्राउन रोग। मित्रों, हमारा प्रश्न था
सेब का बिटर पिट कायिक विकार किस पोषक तत्व की कमी से होता है? उसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कैल्शियम पोषक तत्व की कमी से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में किस सब्जी की गुणसूत्र संख्या 2n 130 होती है? कितने मित्रों? गुणसूत्र संख्या 2n बराबर 130 होती है। देखते हैं ऑप्शनों को। ऑप्शन ए डॉकस कैरोटा, ऑप्शन बी एलियम सेपा, ऑप्शन सी आइपोमिया बटाटा, ऑप्शन डी अवेल मोस्कस एस्कुलेंटस। मित्रों, सब्जियों में सबसे ज़्यादा गुणसूत्र संख्या ये अवेल मोस्कस एस्कुलेंटस की होती है। मित्रों, यह है क्या? यह है किसका वैज्ञानिक नाम है? यह भिंडी का वैज्ञानिक नाम है, भिंडी। तो हम कह सकते हैं कि भिंडी की सबसे ज़्यादा गुणसूत्र संख्या होती है, वो कितनी होती है? 2n बराबर 130। देखते हैं अन ऑप्शनों को। डॉकस कैरोटा, यह क्या है मित्रों? डॉकस कैरोटा है गाजर, गाजर। इसकी गुणसूत्र संख्या कितनी होती है मित्रों? 2n बराबर 18, 2n बराबर 18। एलियम सेपा, ये क्या है मित्रों? एलियम सेपा है आपकी प्याज। इसकी कितनी होती है? इसकी होती है 2n बराबर 16। लहसुन और प्याज दोनों की 16 होती है, 2n बराबर 16। आइपोमिया बटाटा, ये मित्रों क्या है? यह है शकरकंद, शकरकंद। शकरकंद की गुणसूत्र संख्या मित्रों कितनी होती है? इसकी होती है 2n बराबर 90, 2n बराबर 90, जो कि कैसी होती है? हेक्साप्लॉइड, 6x। कैसी है मित्रों? ये 6x हेक्साप्लॉइड होती है। हमारा प्रश्न था, निम्न में किस सब्जी की गुणसूत्र संख्या 2n बराबर 130 होती है? उसका सही आंसर है ऑप्शन डी अवेल मोस्कस एस्कुलेंटस, जो कि भिंडी का वैज्ञानिक नाम है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आया होगा। मित्रों, प्रश्न नंबर 10 आपके सामने। राष्ट्रीय बागवानी मिशन NHM में केंद्र तथा राज्य द्वारा किस अनुपात में योगदान दिया जाता है? किसके द्वारा मित्रों? केंद्र और राज्यों के द्वारा किस अनुपात में दिया जाता है योगदान? देखते हैं ऑप्शनों को। ऑप्शन ए 50:50, ऑप्शन बी 75:25, ऑप्शन सी 85:15, ऑप्शन डी 90:10। मित्रों, राष्ट्रीय बागवानी मिशन में केंद्र तथा राज्य द्वारा यह योगदान दिया जाता है 85:15 का। कितना मित्रों? 85:15 का। केंद्र कितना देगा? 85% और राज्य कितना देगा? 15%। मित्रों, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन NHM यह किस सन में आया था? ये आया था आपका 2005 में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने प्रश्न नंबर 11। नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट अवस्थित है? ऑप्शन ए गाजियाबाद में, ऑप्शन बी सिक्किम में, ऑप्शन सी भोपाल में, ऑप्शन डी करनाल में। मित्रों, नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट यह सिक्किम में अवस्थित है। कहाँ मित्रों? सिक्किम में अवस्थित है। कब बना था ये मित्रों? नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग यह इंस्टीट्यूट बना था फरवरी 2016 में। फरवरी 2016 में बनाया जाता है। और जो सिक्किम है ये देश का पहला ऑर्गेनिक स्टेट है, फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट। फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट कौन सा है मित्रों? सिक्किम है। और कभी कभी आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि सिक्किम को फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट यह कब घोषित किया गया था? 18 जनवरी 2016 को। कब मित्रों? 18 जनवरी 2016 को घोषित किया गया था। अगर मित्रों आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का सेकंड ऑर्गेनिक स्टेट कौन सा है? सेकंड ऑर्गेनिक स्टेट आपसे पूछ लिया जाए कौन सा है, तो वो है आपका उत्तराखंड। कौन सा दोस्तों? उत्तराखंड। यूके हिंदी में क्या है? उत्तराखंड। मित्रों, हमारा प्रश्न था नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट अवस्थित है कहाँ पर? उसका सही आंसर है ऑप्शन बी सिक्किम में। और गाजियाबाद में मित्रों है एक। गाजियाबाद में कौन सा है? गाजियाबाद में आपका नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग NCOF। ये कहाँ पर है? नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग ये गाजियाबाद में इंस्टीट्यूट है। और गाजियाबाद कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आया होगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने
प्रश्न नंबर 12, निम्न में कौन सी फसल है जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण सर्वाधिक करती है? ऑप्शन ए रिजिका, ऑप्शन बी लोबिया, ऑप्शन सी मटर, ऑप्शन डी सोयाबीन। मित्रों, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाली फसल वो कौन सी है? रिजिका। कौन सी मित्रों? रिजिका है। रिजिका को ही अल्फा भी कहा जाता है। अल्फा बहुत ही महत्वपूर्ण है। कितना करती है मित्रों? यह करती है 194 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। देखते हैं अन ऑप्शनों को। लोबिया कितना करती है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण? यह 90 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और मटर करती है 72 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 72 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और सोयाबीन मित्रों, यह करती है 58 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। बहुत ही महत्वपूर्ण सभी के सभी ऑप्शन। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। हमारा प्रश्न था दोस्तों, निम्न में कौन सी फसल है जो नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा स्थिरीकरण करती है? उसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा मित्रों? ऑप्शन ए रिजिका। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने प्रश्न नंबर 13, निम्न में एक बीजपत्री या मोनोकॉट खरपतवार नहीं है। जैसे ही आपको मित्रों नहीं मिलता है, आप सबसे पहले क्या करेंगे? अंडरलाइन करेंगे या उस पर गोला खींच लेंगे ताकि आपकी नज़रों के सामने वो प्रश्न बना रहे, नहीं बना रहे। देखते हैं ऑप्शनों को। ऑप्शन ए मोथा, ऑप्शन बी दूबघास, ऑप्शन सी गेहूंसा, ऑप्शन डी बथुआ। मित्रों, निम्न में एक बीजपत्री या मोनोकॉट खरपतवार यह बथुआ नहीं है। कौन सा दोस्तों? बथुआ नहीं है। बाकी अन्य जैसे मोथा, दूबघास, गेहूंसा, ये तीनों के तीनों कैसे हैं? ये एक बीजपत्री हैं या मोनोकॉट हैं। देखते हैं बथुआ कैसा है मित्रों? बथुआ है आपका द्विबीजपत्री। कैसा मित्रों? द्विबीजपत्री। इंग्लिश में से क्या कहते हैं? इंग्लिश में से कहते हैं डाइकॉट। तो डाइकॉट के अन्य कौन कौन से उदाहरण हैं मित्रों? द्विबीजपत्री के अन्य उदाहरण देख लेते हैं। बथुआ है, इसी के साथ साथ कौन कौन से हैं? हिरनखुरी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कौन सा है मित्रों? जंगली चौलाई। हिरनखुरी और जंगली चौलाई। मित्रों, हमारा प्रश्न था, निम्न में एक बीजपत्री या मोनोकॉट खरपतवार नहीं है। उसका सही आंसर है ऑप्शन डी बथुआ। और बथुआ के साथ हिरनखुरी और जंगली चौलाई भी कैसे हैं? द्विबीजपत्री हैं और डाइकॉट हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उम्मीद है आपको प्रश्न सभी समझ में आ रहे होंगे। दोस्तों, प्रश्न नंबर 14, निम्न में किस शाकनाशी का व्यापारिक नाम मचेटी होता है? क्या दोस्तों? व्यापारिक नाम आपको बताना है मचेटी। किसका होता है ये? ऑप्शन ए देखते हैं एलाक्लोर, ऑप्शन बी ब्यूटाक्लोर, ऑप्शन सी मेटाक्लोर, ऑप्शन डी पेंडीमेथालिन। मित्रों, निम्न में शाकनाशी जिसका व्यापारिक नाम मचेटी है, उसका सही आंसर है ऑप्शन बी ब्यूटाक्लोर। क्या दोस्तों? ब्यूटाक्लोर। देखते हैं अन ऑप्शनों को। एलाक्लोर यह किसका है? यह है मित्रों लासो का व्यापारिक नाम, या हम कह सकते हैं एलाक्लोर का व्यापारिक नाम क्या है? लासो। मेटाक्लोर का व्यापारिक नाम क्या है? इसका है डुअल। और पेंडीमेथलिन का स्टॉम्प। बहुत ही महत्वपूर्ण है। मित्रों, हमारा प्रश्न है, निम्न में किस शाकनाशी का व्यापारिक नाम मचेटी है? उसका सही आंसर है ऑप्शन बी ब्यूटाक्लोर। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने प्रश्न नंबर 15, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। निम्न में किस फसल की भौतिक शुद्धता सर्वाधिक है? ऑप्शन ए भिंडी, ऑप्शन बी गाजर, ऑप्शन सी सोयाबीन, ऑप्शन डी मूंगफली। मित्रों, भौतिक शुद्धता आपसे पूछी जा रही है कि किस फसल की भौतिक शुद्धता सर्वाधिक होती है। उसका सही आंसर है ऑप्शन ए भिंडी। भिंडी की सबसे ज़्यादा भौतिक शुद्धता है। कितनी है? 99%। 99% होती है, जो कि सर्वाधिक है। कद्दू वर्गीय सब्जियों की लगभग इतनी ही पाई जाती है। गाजर की कितनी है? गाजर की है 95%।
सोयाबीन की कितनी है 97%। इसी के साथ साथ आपसे पूछ लिया जाए कि मूंगफली की कितनी है, तो आप क्या कितनी बताएंगे 96%। बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि भौतिक शुद्धता निकालने का सूत्र क्या होता है, इसे ही प्योरिटी परसेंट कहा जाता है। प्योरिटी प्रतिशत, प्योरिटी परसेंट, भौतिक शुद्धता, भौतिक शुद्धता। मित्रों कैसे निकालेंगे आप, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले शुद्ध बीजों का, जितने भी शुद्ध बीज होते हैं उसके हम भार को ज्ञात कर लेते हैं। तो शुद्ध बीजों का भार, शुद्ध बीजों का भार बहुत ही महत्वपूर्ण है। और भार कैसा होता है, यह ग्राम में होता है। शुद्ध बीजों का भार ग्राम में बटा क्या होता है मित्रों, जो आप जितना आप सैंपल लेते हैं, सैंपल बीज के सैंपल का भार, बीज के सैंपल का भार। ये भी कैसा होता है, ये भी आप कितना लेंगे, ग्राम में लेंगे। क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है तो हम इसे 100 से गुणा भी करेंगे, 100% में गुणा 100। तो भौतिक शुद्धता या प्योरिटी परसेंट का सूत्र क्या होता है, शुद्ध बीजों का भार कैसे ग्राम में बटा बीज के सैंपल का भार, वो भी कैसे ग्राम में, और परसेंटेज निकालने के लिए हम उसे 100 से गुणा कर देंगे। मित्रों हमारा प्रश्न था, निम्न में किस फसल की भौतिक शुद्धता सर्वाधिक होती है, उसका सही आंसर है ऑप्शन ए भिंडी की। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आया होगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने प्रश्न नंबर 16, नेशनल सीड कॉरपोरेशन एनएससी की स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए 1963 में, ऑप्शन बी 1966 में, ऑप्शन सी 1968 में, ऑप्शन डी 1969 में। मित्रों नेशनल सीड कॉरपोरेशन एनएससी की स्थापना यह 1963 में होती है। कब मित्रों 1963। कभी कभी आपसे इसकी पूरी डेट पूछ ली जाती है, तो पूरी डेट आप क्या बताएंगे 7 मार्च 1963, 7 मार्च 1963 बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखते हैं आन ऑप्शन को। 1966 में, 1966 में सीड एक्ट पारित हुआ था, सीड एक्ट पारित। इसकी पूरी डेट आपसे अगर पूछ ली जाए तो आप क्या बताएंगे, तो पूरी डेट है इसकी 29 दिसंबर 1966, 29 दिसंबर 1966। 1968 में क्या हुआ था, 1968 में सीड लॉ बना था, सीड लॉ। 1969 में क्या हुआ था, 1969 में जो सीड एक्ट पारित होता है वह लागू हो जाता है। सीड एक्ट लागू कब से होता है 1969 से। मित्रों हमारा प्रश्न था, नेशनल सीड कॉरपोरेशन एनएससी की स्थापना कब हुई, उसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1963 में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने प्रश्न नंबर 17, निम्न में प्राथमिक भू परिष्करण यंत्र कौन सा नहीं है। जैसे ही नहीं आपको मिलता है सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसके अंडरलाइन करेंगे या फिर गोले के अंदर करेंगे ताकि आपकी नज़रों के सामने वह बना रहे। देखते हैं ऑप्शनों को। ऑप्शन ए मोल्ड बोर्ड हल, ऑप्शन बी डिस्क हल, ऑप्शन सी रोटावेटर, ऑप्शन डी हैरो। मित्रों निम्न में प्राथमिक भू परिष्करण का यंत्र यह कौन सा नहीं है, यह हैरो नहीं है। बाकी अन्य जैसे मोल्ड बोर्ड हल, डिस्क हल, रोटावेटर, ये तीनों के तीनों कैसे हैं, ये तीनों के तीनों आपके प्राथमिक भू परिष्करण यंत्र हैं। और हैरो कैसा है, तो हैरो मित्रों आपका हो जाएगा द्वितीयक भू परिष्करण यंत्र। कैसा, द्वितीयक भू परिष्करण यंत्र, भू परिष्करण यंत्र। अगर आपसे पूछ ले जाए कि हैरो के साथ साथ और कौन से द्वितीयक भू परिष्करण यंत्र हैं, तो आप क्या बताएंगे, इसी के साथ साथ आप बताएंगे कल्टीवेटर। क्या मित्रों, कल्टीवेटर, कल्टीवेटर। और कौन सा है, और है लेबलर, और कौन सा है बंड फॉर्मर, बंड फॉर्मर।
मित्रों हमारा प्रश्न था, निम्न में प्राथमिक भू परिष्करण यंत्र कौन सा नहीं है? उसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हैरो। हैरो कैसा है आपका? द्वितीयक भू परिष्करण यंत्र। अगर आपसे पूछ ले जाए द्वितीयक भू परिष्करण यंत्र में और कौन कौन से हैं, तो कल्टीवेटर है, लेवलर है और बंड फॉर्मर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। मित्रों प्रश्न नंबर 18 आपके सामने, चावल, गेहूं तथा रागी के लिए आधारीय बीज की पृथक्करण दूरी कितनी है? ऑप्शन ए 3 मीटर, ऑप्शन बी 10 मीटर, ऑप्शन सी 20 मीटर, ऑप्शन डी 50 मीटर। मित्रों आपसे आधारीय बीज की दूरी पूछ रहा है, कितनी है देखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा 3 मीटर। गेहूं, चावल, रागी, इन तीनों के तीनों आधारीय बीज की पृथक्करण दूरी या आइसोलेशन डिस्टेंस कितना होता है? 3 मीटर होता है। और कौन कौन से हैं? इसी के साथ साथ मूंगफली और मूंग दोनों का कितना है? 3 ही मीटर होता है, मूंगफली और मूंग। चावल, गेहूं, रागी, मूंगफली, मूंग, इनकी आधारीय बीज की पृथक्करण दूरी या आइसोलेशन डिस्टेंस कितना होता है? 3 मीटर होता है। देखते हैं अन ऑप्शनों को। 10 मीटर यह किसका है? मित्रों यह है चना का। 20 मीटर किसका है? 20 मीटर है मटर का। 50 मीटर बहुत ही महत्वपूर्ण है, 50 मीटर आपका कपास, टमाटर और किसका है? राजमा का। कपास, टमाटर, राजमा, इसी के साथ साथ लोबिया का भी, लोबिया। एक और है आपका सेम। दोस्तों हमारा प्रश्न था, चावल, गेहूं तथा रागी के लिए आधारीय बीज की पृथक्करण दूरी या आइसोलेशन डिस्टेंस कितना होता है? ऑप्शन ए 3 मीटर, और 3 मीटर मूंगफली और मूंग का भी होता है आधारीय बीज का आइसोलेशन डिस्टेंस। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने प्रश्न नंबर 19, मृदा भौतिकी के जनक या फादर ऑफ सॉइल फिजिक्स हैं? ऑप्शन ए डाकुचेप, ऑप्शन बी हिलेल, ऑप्शन सी लिवेग, ऑप्शन डी लीथर। मित्रों मृदा भौतिकी के जनक या फादर ऑफ सॉइल साइंस यह कौन है? हिलेल हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार भिन्न एग्जाम में आपसे यह प्रश्न पूछा जा चुका है। देखते हैं ऑन ऑप्शनों को। डाकुचेप क्या है? मित्रों फादर ऑफ सॉइल साइंस, फादर ऑफ सॉइल साइंस बहुत ही महत्वपूर्ण है। फादर ऑफ सॉइल साइंस कौन है? बीबी डाकुचेप। लिवेग क्या है? लिवेग मित्रों इन्होंने क्या कौन सा नियम दिया था? लॉ ऑफ मिनिमम, लॉ ऑफ मिनिमम। इसी के साथ साथ मित्रों और क्या है ये है फादर ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, फादर ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री बहुत ही महत्वपूर्ण है, केमिस्ट्री। लीथर मित्रों फादर ऑफ इंडियन सॉइल साइंस, फादर ऑफ इंडियन सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। फादर ऑफ इंडियन सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री कौन है? लीथर हैं। हमारा प्रश्न था दोस्तों, मृदा भौतिकी के जनक या फादर ऑफ सॉइल फिजिक्स हैं? उसका सही आंसर है ऑप्शन बी हिलेल। डाकुचेप क्या है? फादर ऑफ सॉइल साइंस। लिवेग इन्होंने लॉ ऑफ मिनिमम दिया था, और फादर ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री भी हैं। लीथर फादर ऑफ इंडियन सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आया होगा। मित्रों इस भाग का अंतिम प्रश्न आपके सामने प्रश्न नंबर 20, भूपपड़ी में लगभग 75% मात्रा कौन से तत्व की पाई जाती है? कितनी मात्रा दोस्तों? 75% मात्रा ऐसे कौन से तत्व हैं पाई जाती है? देखते हैं ऑप्शनों को। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी सिलिकॉन, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी ऑक्सीजन तथा सिलिकॉन दोनों। मित्रों भूपपड़ी या सॉइल क्रस्ट में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी पाई जाती है?
ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है 46.60%। 46.60%। सिलिकॉन कितनी मात्रा में पाई जाता है? 27.72%। एल्यूमिनियम कितना पाया जाता है? एल्यूमिनियम मित्रों यह पाया जाता है 8.14%। अगर मित्रों हम सिलिकॉन और ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन और सिलिकॉन को आपस में हम ऐड कर लें तो ये हो जाता है 74.32%, जो कि लगभग कितना है 75% के बराबर ही है। अर्थात हमारा सही आंसर इस प्रकार क्या हो जाएगा? इस प्रकार हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑक्सीजन तथा सिलिकॉन दोनों को अगर सम्मिलित कर दिया जाए तो यह लगभग 75% मात्रा भूपपड़ी में पाई जाती है। और दोनों को दोनों ऑक्सीजन और सिलिकॉन ये कैसे हैं? आधात्विक तत्व हैं, नॉन मेटल या मेटेलिक, नॉन मेटेलिक आधात्विक तत्व। और मित्रों ये 8.14 ये एल्यूमिनियम की मात्रा है, जो कि सर्वाधिक है किसमें? धात्विक तत्वों में, धात्विक तत्व मेटेलिक तत्व। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आया होगा। हमारा प्रश्न था भूपपड़ी में लगभग 75% मात्रा कौन से तत्व की पाई जाती है? उसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑक्सीजन तथा सिलिकॉन दोनों की। मित्रों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि जो कंटेंट हम आपको दे रहे हैं वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा, तो मित्रों आपसे रिक्वेस्ट है आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर करें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। मित्रों अब आपसे मुलाकात होगी इस श्रृंखला के अगले भाग में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।